Class. So from today we will start with the practical questions of the chapter cash flow statement. तो बच्चों आज हम सबसे पहले क्वेश्चन 32 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ऐसे मान लीजिए आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है पेपर में, ठीक है, तो ये इतना आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी आपको इसको कैसे सॉल्व करना होगा आज आपको ये समझना है। आई थिंक आपने जो है प्रीवियस वीडियो से फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ा हुआ है और आपने एक बार वापस उसको खुद से पढ़ करके देखा है। मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 2 ईयर का डेटा दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखिए 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है, 2017 का और 2018 का, ठीक है। और ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, ओके, ये आपकी बैलेंस शीट दी है। इस बैलेंस शीट को आप ऑलरेडी कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ में बना भी चुके हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई थिंक अब आपको अच्छे से याद है, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप वेल नोन हैं टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर नई चीज़ सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको नोट नंबर में, ठीक है, नोट नंबर में हमको 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहली बात, जब भी आपको ऐसे नोट नंबर्स दिए होंगे तो आपको क्या करना है, आपको नीचे नोट्स चेक करने होंगे, आपको नीचे नोट्स चेक करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर देखिए तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 दिया है तो 1 नोट नंबर में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर के सब हेड्स आपको गिवन है, ठीक है। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस एक हेड है और उसके अंदर के सब हेड्स आपको गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, अभी ये चीज़ें कभी कभी इसलिए दी होती हैं क्योंकि जब आप लिखने चलते हैं तो आप सब हेड्स को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, और ये सब हेड्स को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये बात देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर नहीं करनी है, उस मेन हेड के अंदर की कुछ चीज़ों को हमको नहीं लेना है। तो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी, आप मेरी बात को बहुत ध्यान में रखें कि जब भी नोट नंबर में नोट नंबर दिया हो तो आप नीचे ज़रूर चेक कर लें। अब ये जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये पूरे जो है क्वेश्चन में हम लोग ढूंढते हैं, हमने आपको क्या बताया था, हमारी 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? ए होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अब जब आपको फॉर्मेट, आई थिंक आपको फॉर्मेट बनाना आता है, तो जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो आप तीनों एक्टिविटीज़ के नाम लिखेंगे। ए कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यू हैव टू लीव द मार्जिन स्पेस, ठीक है, एंड देन राइट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन अगेन लीव सम लाइन्स एंड देन राइट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इससे ये होगा, आप जब अभी आगे करेंगे तो आपको जो है एक एक चीज़ को यहाँ से पिक करते जाना और जिस भी इक्विवेलेंट हेड की वो चीज़ है उसके अंदर आपको लिखते जाना है। दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू, ठीक है। आप ऐसे करते हैं ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के इस बार हेड निकालने की कोशिश करते हैं, या एक काम करते हैं सारे हेड्स हम लोग देखते आते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएंगे। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल कौन से हेड के अंदर आएगा? फाइनेंसिंग। क्यों आएगा? क्योंकि आपने फॉर्मेट में मैंने बता रखा था आपको, शेयर कैपिटल जो होता है वो हमारे पास में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स हमारी कंपनी के पास में पैसे आते हैं। इट इज़ अ मोड, इट इज़ अ मीडियम टू गिव द कैपिटल इन अ कंपनी, ठीक है। इसलिए ये शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर जाएगा? ये आपको किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर नहीं लिखना होता है, ये अपने आप में एक हेड है जो कि हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। लेकिन देखिए अगर अभी आप फिर से वापस ध्यान देंगे तो इसके आगे 1 लिखा है, तो 1 में आप चेक करिए, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं, तो ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारा एक जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही पार्ट है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब आप इसमें कैसे वैल्यू लेंगे? वैल्यू लेते वक्त आपको क्या करना है, 60,000 आपको दिया हुआ है, किसका? 60,000 हमको दिया हुआ है 2018 का, तो 60,000 माइनस 50,000। अब हर एक में आपको यही करना है, कैलकुलेशन में आपको नहीं बताऊंगी, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो 10,000, अब ये 10,000 क्या है? ये 10,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। एक बात का ध्यान रखना है, 60,000 करंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में ही आएगी। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये भी कौन सी एक्टिविटी है? ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं, आपके पास में पैसे आ रहे हैं, आपके पास में फाइनेंस आ रहा है, इसलिए ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी के अंदर जाएगी? फाइनेंसिंग।
ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं हमारे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ कहाँ जाती हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, ठीक है। तो ये आप कहाँ लेके जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन के टाइम, राइट। अब क्या करना है आपको? इसमें भी अगर आप देखिए तो आपको देखिए पॉइंट 2 और 3 दिया हुआ है। पॉइंट 2 में आपको क्या दिया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर इन्होंने दो चीज़ें दी हैं। अब चाहे तो आप दोनों चीज़ों को अलग अलग करके लिखिए, चाहे आप एक साथ लिखिए, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं तो आप दो हेड खोलिए, एक 15% मॉर्गेज लोन का और एक पब्लिक डिपॉजिट का। अब देखिए 15% मॉर्गेज लोन में आपका 2018 में कितनी वैल्यू हो रही है? 1,30,000, और पिछली बार कितनी थी? पिछले ईयर में 1 लाख, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 30,000। अब ये 30,000 आप रिकॉर्ड करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। सिमिलरली पब्लिक डिपॉजिट कितना था? पिछली बार आपका 70 था, इस बार आपका 10 हो रहा है, तो पब्लिक डिपॉजिट आपका 60,000 से कम हो रहा है। तो ये देखिए 60,000 आप ब्रैकेट्स में शो कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऑल टोटल में करिए, चाहे आप दोनों को डिडक्ट करके करिए, लेकिन इसको प्रेफरेंस देनी है क्योंकि ये कभी कभी आपको आगे जा करके वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप नोट नंबर नहीं देखते हैं तो। अब ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर हमारे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक आ रहा है बिल्स पेबल। तो इसमें भी आपको वैसे ही काम करना है। क्या करना है? पहले तो 1,40,000 में 10,000 माइनस कर लीजिए, तो आपका कितना बचेगा? 30,000 आपका आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है कम हो रही है। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप ऐड करेंगे क्योंकि आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। सिमिलरली बिल्स पेबल आपका पहले कितना था? 15,000, अब आपका कितना हो रहा है? 8,000, तो आपका 7,000 से कम हो रहा है, तो आप 7,000 किस में डालेंगे? लेस में, ठीक है, क्योंकि आप इसका मतलब है कि अपने बिल्स पेबल को के अमाउंट को पे कर रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स में आपकी कौन सी आएंगे? फिक्स एसेट्स के टैंजिबल एसेट्स हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी एक्टिविटी के हेड है? इन्वेस्टिंग, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स बच्चों हमारी गुडविल होती है, और हमने जब फॉर्मेट पढ़ा था हमने बताया था गुडविल अगर रिटन ऑफ होती है तो हम उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश आइटम मान करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि गुडविल रिटन ऑफ हो रही है? तो ये देखिए पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर करंट ईयर में हमारी गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इंटैंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी गुडविल रिटन ऑफ हो रही है। आप इसको क्या कर देंगे? जितना अमाउंट डिफरेंस का आएगा उसको आप ऐड कर देंगे, मतलब कि 15,000 को ऐड करेंगे। इन केस मान लीजिए कि ये बढ़ रही होती तब हम क्या करते? तब हम इसको इन्वेस्टिंग में ही ले जाते हैं और हम दिखाते हैं गुडविल हमने या इंटैंजिबल एसेट हमने परचेज किया है। डन। अब इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज हमारे करंट एसेट्स हैं, किस में जाएंगे? नॉन प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप इसको लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आपको नहीं ट्रीट करना है क्योंकि ये आपके किस काम में आएगा? ये आपके आएगा जब आप आंसर कैलकुलेट करते हैं उस काम में, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट करना आपको बताएंगे। फिर अदर करंट एसेट्स, तो ये भी हमारे जाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। ओके, तो अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि कैसे करना है हमको। अब एक बार देखिए, अगर आपको नीचे पर कोई अमाउंट ऐसे कोई आपको लाइन ऐसे लिख करके देता है लाइक इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन, तो इंटरेस्ट पहले आप ये चेक करिए कि मॉर्टगेज लोन कहाँ गए थे। मॉर्टगेज लोन गए थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ये भी मैंने आपको बोल रहा है। अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपका ये 18,000 वहाँ फाइनेंसिंग में जा करके डिडक्ट हो जाएगा। और आपने फाइनल अकाउंट्स में ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब भी एडजस्टमेंट होते हैं तो वो किसी दो जगह इफेक्ट करते हैं। तो एक जगह अगर ये निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है तो दूसरी जगह आपको आंख बंद करके इसको पॉजिटिव दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये जहाँ जहाँ आपकी ऐसी दिक्कतें आएंगी आप इसको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ले जा करके ऐड कर देंगे। तो दो जगह आपका ट्रांजैक्शन हो गया, एक आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 18,000 को ऐड करेंगे और एक आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 18,000 को लेस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये अब आप फॉर्मेट अपने सामने रखिए और आप लिखते जाइएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला था? पहले तो अपने आप याद करने की कोशिश करिए। रिजर्व एंड सरप्लस को डिडक्ट किया था तो हमें 10,000 मिला था, वही 10,000 यहाँ आउट करके आ गया है, ठीक है। डन है। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट्स फॉर
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले अभी हमने क्या किया, गुडविल को लिखाया, ठीक है। तो गुडविल हमने क्या कहा था, अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कम हो रही है इसका मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये ऐड हो जाएगी क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। और इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ऐड होना है, हमने क्या कर दिया, 18,000 को भी ऐड कर दिया। अब 15,000 प्लस 18,000 हमारा कितना बना, 38,000। डन, 38,000। अब आप 10,000 में 38,000 ऐड कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 48,000, ठीक है। 48,000 हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लीजिए। तो इसमें भी अभी हमने आपको बताया था, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू चेक करके आते हैं वापस से हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 1,23,000 थी, 94,000 हो रही है, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं। इसका मतलब जो कि हमारे पास करंट एसेट्स से हमने उनको सेल किया तो कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ। इस वजह से ट्रेड रिसीवेबल यहाँ जा करके ऐड हो रहे हैं 29,000 से। क्लियर। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं बता करके आई हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि करंट ईयर में सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब व्हाट, आप लोन ले रहे होंगे, आप पैसे और ले रहे होंगे, तो अगर आप पैसे लेंगे तो इसका मतलब है आपके पास में पैसे आएंगे, कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। टोटल कर लीजिए 59,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये करेक्शन है आपका 48,000 है ये, ठीक है, ये आपका 48,000 है। तो 48,000 में आप अपनी वैल्यू को 59,000 को ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1,02,000। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल आपके कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उनको पेमेंट कर रहे हैं बिल्स पेबल को, और पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, कि हमारे पेमेंट करने के टाइम पर कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, इस वजह से हमारी लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, डिडक्शन में आएंगी। अब हमारे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है, आप क्वेश्चन में चेक करते जाइए इस बात को, जो मैं आपको बता रही हूँ। करंट एसेट्स में हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है इसका मतलब हम इन्वेंट्री को परचेज कर रहे होंगे, और इन्वेंट्री को परचेज कर रहे होंगे इट मीन्स व्हाट, कि हमारे कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा। अगर आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, उसको लेस में दिखाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के साथ में भी ऐसा ही है, करंट ईयर में प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। तो बढ़ रही है इसका मतलब है आपने और अमाउंट उस पर लगाया है और आपका कैश आपके पास से गया है, आपने इंश्योरेंस की वैल्यू को पे किया है ऑलरेडी, तो उससे आपके कैश का आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो हुआ है इट मीन्स कि आप इसको डिडक्ट करेंगे। 92,000 ब्रैकेट्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है। अब जो अमाउंट हमारा ऊपर आया था 1,02,000, उसमें से आप 92,000 क्या कर दीजिए, आप लेस कर दीजिए। डन, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब आपके पास में जो टोटल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम तब लिखेंगे जब हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप तब लिखेंगे जब आपका निगेटिव आंसर आएगा। क्लियर है। अब हम पहुंच जाते हैं अगले अपने पॉइंट पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसमें आपके दो जो है एक ही चीज़ आपकी आ रही है, ठीक है, आपके टैंजिबल एसेट्स आ रहे हैं, इंटैंजिबल नहीं, आपके टैंजिबल एसेट्स आपके पास में आ रहे हैं। तो टैंजिबल एसेट्स आपके क्या परचेज कर रहे हैं, इसलिए आपकी वैल्यू निगेटिव में जाएगी, और यही वैल्यू आपकी पूरी नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लग जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने यूज इन लिखा है क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू में आंसर दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव में लेता तो हम फ्रॉम लिखते, निगेटिव में दे रहा है तो यूज लिखेंगे। अब आगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनल पॉइंट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले हमारे पास में जहाँ जहाँ मीडियम से पैसे आ रहे हैं, तो इशू ऑफ शेयर्स, इससे आपके पास पैसे आ रहे हैं, मॉर्गेज लोन से पैसे आ रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट से आपके पैसे कम हो रहे हैं। करंट ईयर में देखिए पब्लिक डिपॉजिट की वैल्यू कम हो रही है, तो अगर कम हो रही है इसलिए आप इसको ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। और मैंने क्या बोला था, मॉर्गेज लोन पे इंटरेस्ट भी है, तो जो चीज़ उसमें जाएगी वही चीज़ उसी हेड में उससे रिलेटेड भी जाएगी, ठीक है। तो मॉर्गेज लोन उसमें गया है फाइनेंसिंग में, तो उसका इंटरेस्ट भी उसी हेड में जाएगा फाइनेंसिंग में। लेकिन क्योंकि आप आपने लोन लिया था तो आपको पैसे आए थे, लेकिन अगर आप उस पर इंटरेस्ट देंगे तो आपके पास से क्या होगा, पैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम 18,000 को यहाँ पर ब्रैकेट्स में शो करेंगे। टोटल वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू जो फाइनल आ रही है वो किस में आ रही है, निगेटिव फिगर आ रहा है आपका, तो 52,000 निगेटिव चला जाएगा। क्लियर।
अब फाइनली आपको आंसर कैसे चेक करना है ये मैं आज सिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या करना होगा अब आपको। अब देखिए सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग का आंसर कितना मिला 10,000, इन्वेस्टिंग का कितना मिला 1,24,000 और फाइनेंसिंग का कितना मिला 52,000। इन सबको आप कर लीजिए इनकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपका देखिए 1,24,000 आपका निगेटिव है। जब आप 52,000 और 10,000 को ऐड करेंगे तो आपको 62,000 मिलेगा, मतलब निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना आया 62,000। बात समझ में आई। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है, देखिए यहाँ पर एक हेड हमारा था क्वेश्चन में, अगर चेक करिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मैंने बताया था कि ये आपको आंसर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में देखिए आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 80,000 और एक है आपकी 18,000। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो ये समझना है। लिखने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगनिंग कितना है आपका 80,000, तो हमने 80,000 लिखा, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द ईयर का कितना है 18,000। तो आप 80,000 माइनस 80,000 कर लीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 62,000। 62,000 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो मतलब क्या सीखा आज हमने कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हम मतलब पहले से अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई थिंक आ गई होगी। अगर नहीं आई है वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब भी आप कभी जो है अकाउंट सॉल्व करने बैठिए तो कॉपी बुक अपने साथ रखिए, ऐसे ही वीडियो उठा करके देखने मत लगिए, अदरवाइज़ आपको वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मैं देती जाती हूँ वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे, तभी आपको अकाउंट्स में क्वेश्चन करना आ पाएगा। Thank you children. Try to solve this question once again by yourself. Okay. See you tomorrow.